तो आज हम शुरू कर रहे हैं विद पीवाईक्यू सीरीज। चैप्टर है हमारा बायोमोलिक्यूल। पहला क्वेश्चन आ रहा है 2008 में। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। पहला है पेप्टाइड बॉन्ड। लिखो जी आंसर। लिखो अमाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म। अमाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म when two amino acids join with each other. Amide bond which is formed when two amino acids join with each other. Two amino acids join with each other is called peptide bond. Is called peptide bond. रिएक्शन देकर ना आनी है तो ना हो, देकर आओगे तो अच्छा लगता है। रिएक्शन हमेशा देकर आने अच्छी लगती है। और बिना कोई नाम लिए, दिस इज द जनरल वे टू राइट अमीनो एसिड। अगर आप कोई नाम ना देना चाहो तो बस एक आर लगा दिया जाता है। ये दो अमीनो एसिड है। हमेशा अमीनो एसिड में अमीनो लेफ्ट साइड पे होता है। अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। पानी का लॉस हो जाएगा और जो बॉन्ड इनमें बनेगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज भी कहते हैं, एक ही बात होती है। ये रिएक्शन देकर आना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है जी। आप सीधा ये भी देकर आ सकते हो। आप ये बता सकते हो कि जी ये पेप्टाइड बॉन्ड है। तो इस अपनी चॉइस है कि हम कैसे एक्सप्रेस करना चाहते हैं। सेकेंड आ रहा है डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो लिखो जी चेंज ऑफ। डीनेचुरेशन क्या है लिखो। चेंज ऑफ secondary and tertiary structure of protein. Change of secondary and tertiary structure of protein into primary. Change of secondary and tertiary structure of protein into primary. When proteins are subjected to, when proteins are subjected to change of pH or temperature. When proteins are subjected to change of pH or temperature is called denaturation. When proteins are subjected to change of pH or temperature is called denaturation. For example, curdling of milk. For example, curdling of milk. दूध का दही में कन्वर्ट होना। अगेन डायग्राम देकर आने की कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बट फिर भी खुशी, क्या करें खुशी का। जैसे ये अल्फा हेलिक्स है और जब इसकी डीनेचुरेशन होती है तो ये प्राइमरी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है अल्फा हेलिक्स। Again, diagram is absolutely not required.
सेकंड क्वेश्चन आ रहा है, पहला वही है पेप्टाइड लिंकेज, तो आप लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, जहां पेप्टाइड लिंकेज लिखा होता है वहीं ब्रैकेट में लिख लो क्वेश्चन नंबर 1, क्योंकि ये बहुत आएगा, इसमें काफी क्वेश्चन रिपीटेड मिलेंगे आपको। दूसरा आ रहा है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, लिखो जी, सेकंड पार्ट का आंसर देंगे हम लोग, तो सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लिखो जी, ईथर बॉन्ड विच इज फॉर्म, जैसे वहां लिखवाया अमाइड बॉन्ड विच इज फॉर्म, ईथर बॉन्ड विच इज फॉर्म व्हेन, ether bond which is formed when two monosaccharides join with each other. Ether bond which is formed when two monosaccharides join with each other is called glycosidic bond, is called glycosidic bond, या लिंकेज एक ही बात होती है, is called glycosidic bond. डायग्राम एब्सोल्युटली नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि बहुत बड़ा बन जाएगा, पूरे 2 ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में बनाना है, इज वेरी हेफ्टी, सो नॉट रिक्वायर्ड, इतना ही लिख के आना है बस। नेक्स्ट आ रहा है, नेम 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन, देयर सोर्सेज एंड डिजीज कॉज ड्यू टू देयर डेफिशिएंसी ऑफ डाइट। तो विटामिन एग्जामिनर का शुरू से ही फेवरेट टॉपिक रहा है, ये इनकी लाडली बहन स्कीम है, जैसे वहाँ क्लेमेंसन के पीछे पागल हुए हुए थे, तो यहाँ पे विटामिन चाहे हमें कितना ही आसान लगे, सबसे छोटा भी था आपको याद है और सबसे कम स्टडी है, लेकिन आप ऑब्जर्व करना एग्जामिनर फेवरेट चॉइस है, क्योंकि मैंने कहा था सरकार सबकी है, तो गरीबों के लिए विटामिन जरूर दिया जाता है, वैसे ही गरीबों में विटामिन की कमी होती है, तो नालायक बच्चों में विटामिन के क्वेश्चंस बड़े फायदे वाले होते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रेम पूछा उसने कहा है जी 2 वाटर सॉल्युबल विटामिन बताओ जिनके सोर्सेज भी लिखने होंगे, तो सबसे आसान विटामिन हमारे पास विटामिन सी रहता है, वाटर सॉल्युबल में सबसे अच्छा रहता है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी के सोर्सेज वगैरह भी आसान होते हैं। तो ये है विटामिन सी पहला, इसके बारे में क्या बताइए, बताना है मुझे सोर्सेज, तो आपको पता है इसके सोर्सेज हैं सिट्रस फ्रूट, आंवला, और डेफिशिएंसी से जो बीमारी होती है उसे कहते हैं स्कर्वी, जिसमें मसूड़ों में से खून आता है, ब्लीडिंग गम्स। दूसरा विटामिन, मुझे पर्सनली विटामिन B12 पसंद है, उसका कारण ये है क्योंकि इसकी बीमारी और इसके सोर्सेज इतने मुश्किल नहीं है, बाकी आप कुछ भी देकर आ सकते हो। तो इसके जो सोर्सेज हैं, B12 के, वो है मीट, फिश, एग वाइट, एग एंड कर्ड। आप कोई 2 सोर्सेज देकर आ सकते हो, ऐसे नहीं 4 देकर आने, 2 सोर्सेज मोर देन सफिशिएंट होते हैं, एक नंबर में इससे ऊपर नाच के नहीं दिखाना उसे। और डेफिशिएंसी डिजीज आपको याद होगा, परनीशियस एनीमिया। बाकी वाटर सॉल्युबल आपको पता है बी और सी सारे हैं, तो B1 भी आ गया, B2 भी आ गया, B1 से बेरी बेरी, आप जो आपको याद है या तो सारे करके जाते ही हम लोग। नेक्स्ट आ रहा है फोर्थ, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, पहला आ रहा है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर कौन है बोलो, लिखो, सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर, सुक्रोज इज कॉल्ड इनवर्ट शुगर बिकॉज
Sucrose is called invert sugar because it shows phenomena of inversion. Because it shows phenomena of inversion. देखो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी. Sucrose is dextrorotatory and its aqueous solution is levorotatory. And its aqueous solution is levorotatory. रिएक्शन देकर आ सकते हैं. रिएक्शन बहुत बेसिक सा है, कुछ ऐसा कलाकारी नहीं है. बिना फॉर्मूले के भी रिएक्शन लिख सकते हैं क्योंकि फॉर्मूले से यहाँ मतलब नहीं है. हमको तो बस ये बताना है कि ये जो सुक्रोज था ये बेसिकली डेक्सोरोटेटरी है और पानी में जाने के बाद ग्लूकोज फ्रक्टोज बनते हैं जिनकी जो नेट रोटेशन है वो लीवरोटेटरी है. मेरे पैकेज में मैंने इनमें एंगल भी लिखवाए हुए हैं पर उस सब की जरूरत है नहीं. सीबीएसई में आ बैल मुझे मार तो करना ही नहीं है. सेकेंड आ रहा है पॉलीपेप्टाइड्स. तो ये आप देखोगे इस हर चैप्टर की तासीर होती है. इसकी तासीर है डेफिनेशंस. कमेंट अपॉन द फॉलोइंग. एक लंबे समय तक ये चैप्टर 3 से 4 नंबर का ही रहा है इसलिए आपको हर साल 2 या 3 क्वेश्चन मैक्सिमम मिलेंगे बिकॉज लार्जली इसमें क्वेश्चन मतलब ये बहुत लंबे समय तक 3 नंबर का चैप्टर रहता था तो इसलिए आपको 3 मार्कर्स ज़्यादा मिलेंगे. तो 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया जैसे आपको ये दे रहे हैं. 1 नंबर का देखो नीचे एक क्वेश्चन आ गया तो ऐसे 3 मार्क्स के पैटर्न ज़्यादा मिलेंगे. वो ठीक है कि हम कंपार्टमेंट में डाल देते हैं कई बार सेट 2 अलग अलग आते हैं बट जनरली इस पर 3 मार्कर आते थे. उसमें भी ये 2 नंबर की डेफिनेशन ही दिया करते थे. हर चैप्टर का एक फॉर्मेट होता है. इसका फॉर्मेट ऐसा ही रहे. पॉलीपेप्टाइड लिखो जी. देखो इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स. 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड जुड़े हो तो उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं. इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन 10 अमीनो एसिड्स. प्रोटीन्स आर पॉलीपेप्टाइड्स. Proteins are polypeptides. Polypeptide normally have high molar mass. Polypeptides normally have high molar mass. तो नॉर्मली इनका मोलर मास बहुत ज्यादा होता है. तो बस यही है, कुछ ज्यादा लिखने को. पॉलीपेप्टाइड इस पूछने के लायक टर्म ही नहीं है पर ठीक है. पॉलीपेप्टाइड नॉर्मली हैव हाई मोलर मास. तो हमने पॉलीपेप्टाइड क्या है बता दिया, उसका एग्जांपल प्रोटीन दे दिया और एक एक्स्ट्रा लाइन लिख दी भाई इनका मोलर मास काफी ज्यादा होता है. अदरवाइज ये पूछने के लायक टर्म नहीं है. फिफ्थ, नेम द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज. वाई सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर. 2 पार्ट में क्वेश्चन है. तो पहला है सुक्रोज को पानी में डालेंगे तो क्या बनेगा. अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो हमें इक्वेशन देकर आनी चाहिए प्रॉपर फॉर्मूले के साथ. लिखो.
नेक्स्ट आ रहा है सेकेंड पार्ट था इसका, वाई सुक्रोज इज नॉट रिड्यूसिंग शुगर। देखो बिकॉज इट डू नॉट रिड्यूस, ज्यादा अच्छा लाइन वो रहती है, बिकॉज इट डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस रिएजेंट और फेहलिंग सॉल्यूशन, because it do not reduce tolerance reagent and Fehling solution. Due to absence of free OH group, due to absence of free OH group on anomeric carbon, due to absence of free OH group on anomeric carbon। इसको समझने के लिए आपको मेरे नोट्स पूरे ढंग से खोलने पड़ेंगे। आप उसमें जब डाइसैकेराइड सेक्शन में जाओगे तो वहां हमने सारे साइक्लिक स्ट्रक्चर बना के दिखा रखे हैं, और वहां मैंने एक बात बोली थी कि कोई भी शुगर रिड्यूसिंग तब होती है जब उसकी एनोमरिक कार्बन फ्री होती है। एनोमरिक कार्बन का फ्री होना जरूरी है। इन केस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों की एनोमरिक कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना के बैठी होती है, दोनों ब्लॉक्ड हो गई हैं, इसीलिए टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट नहीं आता। तो टॉलरेंस और फेलिंग टेस्ट आने की जो चाबी है डाइसैकेराइड में और पॉलीसैकेराइड में, वो सिर्फ एक है कि जो एनोमरिक कार्बन है, ग्लूकोज में पहली कार्बन एनोमरिक कार्बन होती है, फ्रक्टोज में सेकंड कार्बन एनोमरिक कार्बन होती है। एनोमरिक कार्बन शुड बी फ्री, इट शुड नॉट फॉर्म द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अनफॉर्चुनेटली इन केस ऑफ सुक्रोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज जो आपस में कनेक्टेड होते हैं, ग्लूकोज की पहली कार्बन और फ्रक्टोज की सेकंड कार्बन आपस में कनेक्टेड होती हैं, जिससे एनोमरिक कार्बन फ्री नहीं रही, ब्लॉक्ड हो गई, बॉन्डेड हो गई, अब वो टेस्ट नहीं दिखा पाएगी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए फाउंड इन द सेल। बोलो जी। mRNA, पहले आप ये लिख लो, फिर आप फुल फॉर्म में लिखोगे ब्रैकेट में, tRNA एंड rRNA। M for messenger, transfer, ribosomal। हमें नाम देकर आने चाहिए, हमें MTR लिख के नहीं आना चाहिए। सेवंथ आ रहा है, बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए कौन से है। देखो, अगर तो जबरदस्त आंसर लिखना चाहते हो कि भाई एग्जामिनर बोले वाह ये क्या कर दिया बच्चे ने, कमाल है, ये तो बाप है, तो फिर प्यूरिन और पिरिमिडीन के साथ देकर आओ, और अगर डर लगता है तो फिर सीधा भी देकर आ जाओ। तो प्यूरिन बेसिस कौन से हैं, एडेनिन एंड गुआनिन जो आरएनए में। आप सीधा ये भी देकर आ सकते हो, कमजोर हृदय वाले बच्चे ना देखें इसको, प्यूरिन पिरिमिडीन को। हाँ जी, यूरासिल एंड साइटोसिन। इसलिए वो बच्चे जो लिख के आते हैं AGUC, ये सबसे नंबर नहीं मिलने वाले, आपको नाम तो देने ही है। मैं कह रहा हूं अगर एक कदम आगे बढ़ सकते हो, हिम्मत रख सकते हो, तो ऐसे लिखकर आओगे तो और शानदार लगता है। हर प्रकार के बच्चे का लिए आंसर तैयार कराए जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, आंसर तो मोटिव ही नहीं रह गया इन क्लासेस में। आप देख ही रहे हो, 4 घंटे लगा दिए एलडीए की टोन में, आंसर तो मोटिव ही नहीं है। मोटिव है खुशी से पढ़ाना है, और वो आर्ट ऑफ राइटिंग सीखनी है हमने, कि हम कुछ ऐसा लिखें। और वो क्या होता है फालतू लिखना, आप देखो कोई प्यूरिन पिरिमिडीन लिखेगा, ये तो है नहीं, पेपर छूट जाएगा। सो एक्सेस जिसके बारे में हम कह रहे हैं कि क्या वो खास हो सकता है, वो कभी भी इतना कोई लंबी लंबी कहानियां नहीं है जिससे नंबर मिलते हैं। कंटेंट कहते हैं इसको, कि आंसर मजबूत किया हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है, इसी में एक पार्ट था क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट, विच वन ऑफ दीज इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। लिखो जी।
नेक्स्ट लाइन में डाल के ऐसे डॉट बना के लिखो जी, यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए, यूरासिल इज नॉट प्रेजेंट इन डीएनए। नेक्स्ट आ रहा है अंडरस्टैंड बाय प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो लिखो जी प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर represent primary structure represent the sequence, primary structure represent the sequence in which amino acid join with each other, the sequence in which amino acid join with each other, sequence in which amino acid join with each other to form protein, sequence in which amino acid join with each other to form protein. Any change in the sequence of amino acid, any change in the sequence of amino acid result in, any change in the sequence of amino acid result in formation of different protein, result in formation of different protein. जगह कम लगे तो सामने वाले पेज पे लिख लो सेकेंडरी स्ट्रक्चर, क्योंकि थोड़ी जगह कम छूट गई मुझसे इसमें, और सामने काफी जगह है ही आपके पास, पेज नंबर 3 खाली पड़ा हुआ था। हाँ जी, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है, कोई डायग्राम रिक्वायर्ड नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, क्या बताना है क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर, सिर्फ ज्ञान कितने अमीनो एसिड जुड़े और उनकी क्या सीक्वेंस थी। और एनसीईआरटी कहती है इसमें हल्का सा भी चेंज हुआ, मैंने एग्जाम्पल भी दिया था आपको सिकल सेल एनीमिया का, कि अगर एक अमीनो एसिड भी गलत लग गया यू विल हैव इट, बीमारी एक अलग ही प्रोटीन बन जाएगा। तो सीक्वेंस को ही प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या है, लिखो लिखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट, प्राइमरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, shape of polypeptide chain। अब जो लाइन लिखने जा रहे हैं ये एनसीईआरटी की फेवरेट लाइन है, समझ में थोड़ी सी कम आती है, बोरिंग से भी लगती है, रट्टा भी लगती है, बट अगर लिख के आ सको तो सुपर्ब रहेगा। तो आपने लिखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट शेप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, इट अराइज ड्यू टू रेगुलर फोल्डिंग, it arise due to regular folding, it arise due to regular folding of backbone of polypeptide chain, it arise due to regular folding of backbone of polypeptide chain, regular folding of backbone of polypeptide chain। लिखो इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब लिखना है, इट इज स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बोलो इसके अलावा क्या लिख के आना है, और अभी भी नंबर कट जाएगा, बोलो। हाँ देखो इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड, इट इज ऑफ टू टाइप्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड। नाइन्थ आ रहा है व्हाट इज एसेंशियली द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, एक्सप्लेन। बोलो जी क्या लिख के आओगे, शब्द ढूंढो, क्या लिखना चाहोगे। अल्फा बीटा ग्लूकोज में एसेंशियल मेन डिफरेंस क्या है, किस बेसिस पे आप कहते हो जी ये अल्फा ये बीटा है। OH ग्रुप अगर पहली कार्बन में कहा नीचे ऊपर ऊपर लगा हो तो
बीटा नीचे लगा हो तो अल्फा, तो इसको लिखते कैसे हैं? तो एसेंशियली अल्फा बीटा का फैसला आप किससे कर रहे हो कि जो पहली कार्बन है उसमें OH की ओरिएंटेशन क्या है। तो लिखो, द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इज, द मेन डिफरेंस बिटवीन अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज इज ओरिएंटेशन। ये है लाइन, ये है वर्ड, ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप, ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन फर्स्ट कार्बन, कि पहली कार्बन में OH कहां है। ओरिएंटेशन ऑफ OH ग्रुप ऑन फर्स्ट कार्बन, जो लिखा उसको ऐसे, अब नेक्स्ट लाइन में लिखो, इन अल्फा ग्लूकोज, इन अल्फा ग्लूकोज OH group is positioned, in alpha glucose OH group is positioned below, OH group is positioned below the plane of ring structure, below the plane of ring structure, and in beta glucose, and in beta glucose it is present above the plane of ring structure, and in beta glucose it is present above the plane of ring structure, above the plane of ring structure। कोई डायग्राम देके आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज 1 मार्कर क्वेश्चन में इतना थोड़ी डायग्राम देकर आना है, बट आपने देखा एक परफेक्ट आंसर लिखने की कोशिश करिए। शब्दों का चुनाव है कि कैसे एक्सप्रेस करना है हमने। तो पहली कार्बन पे OH अगर नीचे है, नीचे कैसे लिखो, डाउन है, तो वी हैव टू राइट, एक रिंग का प्लेन है उसमें अगर OH नीचे है पहली कार्बन पे तो अल्फा, ऊपर है तो बीटा। 10 क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज मेंट बाय पेप्टाइड लिंकेज, ब्रैकेट में लिखो क्वेश्चन नंबर 1, ये कवर्ड है, ये बहुत बार आने वाला है क्वेश्चन नंबर 1। सेकेंड आ रहा है बायो कैटलिस्ट, कौन है जी बायो कैटलिस्ट? कैटलिस्ट लिखो जी, इसने लिखा है बायो कैटलिस्ट, ठीक है जी, लिखो एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट, यू टू राइट समथिंग। 3-4 बातें एंजाइम के बारे में, यही है इस चैप्टर में, मन बनाओ, इसमें आपको थोड़ा ज्यादा चीजें लिखनी होती है, एक लाइन से काम नहीं चलता इसमें। एंजाइम्स आर कॉल्ड बायो कैटलिस्ट बिकॉज दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ, क्यों कहते हैं? बिकॉज दे इंक्रीज द स्पीड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस, because they increase the speed of biochemical reactions। अब ये किसके बने होते हैं? देखो, all enzymes are made up of protein, all enzymes are made up of protein। और थोड़ी बारीक बात, they have globular structure, फाइब्रस और ग्लोबुलर दो प्रकार के होते हैं, टर्शियरी स्ट्रक्चर, इनका ग्लोबुलर होता है। दे हैव ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, सारे जितने भी एंजाइम्स हैं उनका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है, दे हैव ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और एक लाइन और, थोड़ा और जिसे कहते हैं कि हाँ तसल्ली हो जाए, लिखो दे वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, ताला चाबी थ्योरी पे काम करते हैं। दे वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, दे वर्क विद द प्रिंसिपल ऑफ लॉक एंड की थ्योरी, hence have highly specific action, hence have highly specific action। तो बड़ा स्पेसिफिक एक्शन होता है इनका, एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक ही एंजाइम होता है बॉडी में। सो हेंस हैव हाईली स्पेसिफिक एक्शन।
नेक्स्ट आ रहा है, हाँ एग्जाम्पल, कोई एग्जाम्पल दिखाना होगा एंजाइम का। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे अपनी बॉडी में बात करें तो लिखो फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें कौन से एग्जाम्पल अच्छे से आते हैं बताओ। हम्म, मुश्किल ही है वैसे तुम्हारे लिए। चलो, सेलाइवरी अमाइलेज, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ जो तुम्हें अच्छे लगे वो याद कर लेना। एक्चुअली बॉडी की बात कर रहा हूँ इसलिए इन्वर्टेज जाइमेस भी दे सकता हूँ, वो तुम्हें आते भी होते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि ह्यूमन बॉडी में कुछ, तो पेप्सिन है अगर आपको पता हो ये बातें, या रेनिन है, या लाइपेज है, जो आपको अच्छा लगे। नहीं तो फिर इन्वर्टेज जाइमेस तो है ही। इन्वर्टेज जाइमेस से मैं इसलिए बच रहा हूँ क्योंकि वो ह्यूमन बॉडी में नहीं है, वैसे गलत एग्जाम्पल नहीं है तो वो भी एंजाइम ही, पर अच्छा रहेगा कि अपनी बॉडी में ये कुछ एंजाइम्स होते हैं तो जो आपको अच्छे से आता हो, क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज तो छठी सातवीं के एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है। लाइपेज लिपिड से आया, हमारे इंटेस्टाइन में होता है, छोले भटूरे गोपाल जी के हजम करने में बड़ा हेल्प करता है ये। हाँ जी, नेक्स्ट नेक्स्ट आ रहा है 11th। पर आप देख रहे हो बायोकैटलिस्ट की बात हुई तो हमने एक लाइन लिख के नहीं भाग गए, एंजाइम, बस बच्चे ने कहा एंजाइम, उसके बाद स्माइली बना दी। बाकी तो तू समझदार है, कब से पढ़ा रहा है, समझ गया ना? तो समझ गया नहीं, वो कहता नहीं समझ में आया, ले बेटा काट दिया। विरोध नहीं है, आपको मन बनाना है कि हाँ ये एक चैप्टर ऐसा है जहां पे कुछ कमेंट करना या कहानियां लिखने के लिए आती हैं, तो यू राइट फ्यू थिंग्स मोर। आप हमारा पैकेज पढ़ोगे सब कुछ मिलेगा आपको। क्या चीज? हाँ पेप्सी लिख दिया मैंने, क्योंकि हम तो पंजाबी रहे बेटा, उन चीज में खाने की बातें करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है जी, राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। अब देखो इसमें फंसा रहा है ये कह रहा है राइट द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ये बड़ा कलेश है। अब हमारे पास तो बहुत सारे डिफरेंस है स्ट्रक्चर में। मैं ये कह सकता हूं कि डीएनए में बेस होता है एडेनिन एंड थाइमिन, और उसमें होता है यूरासिल होता है। मैं ये कह सकता हूं कि डीएनए में चीनी होती है डीऑक्सीराइबोज, आरएनए में होती है राइबोज। तो मैं कई सारी बातें स्ट्रक्चर की कह सकता हूं, दोनों पॉइंट बकवास है। कारण क्योंकि वो बात कर रहा है व्हाट इज द मेन स्ट्रक्चरल डिफरेंस, डिफरेंसेस नहीं बोल रहा। यही मैं आपको समझा रहा हूं, ये क्लासेस का मोटिव इज नॉट आंसर, इट्स द व्हाट यू विल राइट, हाउ यू शुड स्टार्ट थिंकिंग नाउ, अवेयरनेस। दोनों ही बकवास पॉइंट है ये। वेन एवर देखो, जब मैं आपको पहली बार डीएनए आरएनए दिखाऊं, व्हाट यू सी, यू कैनॉट सी कौन से बेसिस लगे हैं उसके अंदर, यू कैनॉट सी कौन सी चीनी है उसके अंदर, वो तो जाके घुसना पड़ेगा अंदर, न्यूक्लियोटाइड को तोड़ना पड़ेगा मुझे देखने के लिए। What is the first impression when we see, when you draw DNA, how you draw? We say ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। दिस इज द मेन डिफरेंस। लिखो, लिखो डिफरेंस, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिकल, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर हैविंग डीऑक्सीराइबोज शुगर। अभी भी चैन नहीं बढ़ रहा तो लिखवा रहा हूं, क्या करूं, एक में ही बहुत कुछ लिखने का प्रयास। हैविंग डीऑक्सीराइबोज शुगर present in nucleotides, having deoxyribose sugar present in nucleotides, whereas RNA consists of, whereas RNA consists of single helical structure, RNA consists of single helical structure with ribose sugar, इसी में ऐड कर दिया ताकि थोड़ा आंसर मजबूत हो जाए, with ribose sugar present in nucleotide, ribose sugar present in nucleotide। सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि आउट ऑफ टू बेसिस थाइमिन एंड यूरासिल विच वन इज प्रेजेंट इन डीएनए। आंसर लिखो थाइमिन।
सेकंड पार्ट का आंसर लिखो, थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए, पूरा लिखते हैं, थाइमीन इज प्रेजेंट इन डीएनए। अगला क्वेश्चन बहुत फेमस है, कीप ऑन कमिंग, आना चाहिए हमेशा से, आपको क्वेश्चन ही है। राइट एनी टू रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो एनसीईआरटी जो कहती है वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ, दो ऐसे रिएक्शन जो प्राइमरी जो हम ग्लूकोज के लीनियर स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डू नॉट रिएक्ट विद, pentacetate of glucose do not react with hydroxylamine, pentacetate of glucose do not react with hydroxylamine NH2OH। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड रिएक्शन है, glucose do not form white precipitate, glucose do not form white precipitate with sodium hydrogen sulfite NaHSO3, glucose do not form white precipitate with NaHSO3 and do not show purple color, and do not show purple color in shift test, in shift बेस नहीं है, shift test मैंने कराया, मेरा पैकेज पढ़ना जाके, shift test, shift test, शिफ्ट टेस्ट का जिक्र कहीं भी एनसीईआरटी ने नहीं किया, पूरी ऑर्गेनिक निपट गई हमारी, इस चैप्टर में आके एक वर्ड देख के भाग गई, शिफ्ट टेस्ट, और मैंने ये कराया हुआ, प्लीज रेफर माय नोट्स। तो शिफ्ट टेस्ट इज ए स्पेसिफिक टेस्ट फॉर एल्डिहाइड। शिफ्ट टेस्ट के लिए जो शिफ्ट रिएजेंट यूज करते हैं, कलरलेस सॉल्यूशन होता है। एल्डिहाइड में अगर आप इसको डालोगे किसी कंपाउंड में जिसमें एल्डिहाइड है तो ये पर्पल कलर शो करता है। अब हमारा ग्लूकोज क्या कर रहा है, हमारे ग्लूकोज में हम तो ये समझते हैं ना, शुरुआत में ये समझा साइंटिस्टों ने कि उसमें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है, एल्डिहाइड ग्रुप है, लेकिन देखो फर्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है हाइड्रोक्सिलमीन से रिएक्शन नहीं दिखा रहा। सेकंड पॉइंट में लिख रहे हैं सोडियम बाइसल्फाइड, आपको पता है एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, दोनों सोडियम बाइसल्फाइड के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं, व्हाइट पीपीटी बनना चाहिए, नहीं बन रहा। अच्छा, शिफ्ट टेस्ट तो है ही एल्डिहाइड ग्रुप का टेस्ट, नहीं दे रहा। तो ये सब एविडेंसेस हम दे रहे हैं, ये एनसीईआरटी में जो लिखा था वही आपको लिखवाया, कलर नहीं था एनसीईआरटी में, वो मैंने एक्स्ट्रा लिखवाया। आगे बढ़ो। तो ग्लूकोज का अगर ओपन चेन स्ट्रक्चर होता तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता, तो अगर एल्डिहाइड होता तो शिफ्ट टेस्ट आता, एल्डिहाइड होता तो सोडियम बाइसल्फाइड से रिएक्शन आता, एल्डिहाइड होता तो हाइड्रोक्सिलमीन के साथ ऑक्साइम बनाता, नहीं बना रहा। ये वो रिएक्शन है जो ओपन चेन से हम एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, इसके लिए फिर हमें मानना पड़ा क्या कि ग्लूकोज कैसा है, साइक्लिक। 13th, 3 टाइम्स ऑफ आरएनए प्रेजेंट, आंसर लिखो जी, क्योंकि छोटा सा आंसर है तो आप लिखते रहो, लिखो mRNA, tRNA, rRNA, फुल फॉर्म बाद में लिख लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि सी क्वेश्चन नंबर 6 वैसे 6 में आ चुका है, आप लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। mRNA, tRNA, rRNA, नाम चाहे मत लिखो, वो बाद में लिख लेना। 14th में पहला तो वही है, लाडली बहन स्कीम, पेप्टाइड लिंकेज, लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा वही डीनेचुरेशन, अगेन क्वेश्चन नंबर 1। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर 1 कितनी बार रिपीट हुआ हुआ, ये भी कमाल है। और अगला है प्राइमरी स्ट्रक्चर, लिखो जी क्वेश्चन नंबर 8। सब क्वेश्चन नंबर वही साथ में मेंशन कर लो, ये हम कर चुके हैं, ये हम रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी है 15 क्वेश्चन, which of the two components of starch, which of the two component of starch is water soluble, बताओ जी। तो आपको याद है स्टार्च में 2 हिस्से होते हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, कौन पानी में घुलता है, देखो जी अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल। छोटे छोटे आंसर है बायोमोलिक्यूल के, अमाइलोज इज वाटर सॉल्युबल। हर एवरेज बच्चे को जो पास नहीं हो रहा, जिसके स्ट्रगल्स हैं, उसे बायोमोलिक्यूल पे कमांड लेनी चाहिए,
कितना ही मुश्किल लगे कार्बोहाइड्रेट, एनसीईआरटी में क्वेश्चन 10 है। ये अपने आप को समझाना चाहिए कि यार ऐसे नहीं चलेगा। कितना ही मुश्किल लगे कार्बोहाइड्रेट, कितना ही मुश्किल लगे प्रोटीन, एनसीईआरटी में क्वेश्चन ही 5 है प्रोटीन के, आप कैसे छोड़ सकते हो उसको। 16 डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द विटामिन कॉज नाइट ब्लाइंडनेस, बोलो जी। विटामिन ए। देखो कोई केमिकल नेम लिख के आने की जरूरत नहीं है, आप विटामिन ए लिख के आओगे आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। आपको चुल मची है, आपको दिखाना है कि बाप कौन है, तो ब्रैकेट में लिख लो रेटिनॉल, ये एक्स्ट्रा है, इसके कोई नंबर नहीं है। वो गल दे दिया तो और फंस जाएगा, इसलिए सिर्फ काबिल बच्चों के लिए। सेकेंड, नेम द बेस दैट इज फाउंड इन न्यूक्लियोटाइड ऑफ आरएनए ओनली। देखो ये भी लाडली बहन स्कीम है इनकी, यूरासिल। यूरासिल। Glucose on reaction with HI give hexane. What does it suggest about the structure of glucose? देखो, it confirms the presence of linear chain of carbon in glucose. It confirms the presence of linear chain of carbon in glucose. इक्वेशन देकर आनी चाहिए। क्योंकि आपको ना सिर्फ रिएक्शन याद करने थे बल्कि हर रिएक्शन की एक सिग्निफिकेंस थी, वो भी याद करनी है। हाँ जी, 17 क्वेश्चन। पहला पार्ट आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डाइसेकेराइड। हाँ जी, स्टार्च कौन है, पॉलीसेकेराइड। माल्टोस कौन है, डाइसेकेराइड। फ्रक्टोस कौन है, मोनोसेकेराइड। ग्लूकोज कौन है, मोनोसेकेराइड। आंसर लिखो माल्टोस। कोई जवाब, रीजन नहीं, कुछ नहीं, सीधा चलना है। फ्री के नंबर बढ़ रहे हैं, लपेट लो। आंसर है माल्टोस। डिस्कस सारा कुछ कर रहा हूं ताकि ज्ञान बना रहे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, लाइन खींच लो। फाइबरस प्रोटीन एंड ग्लोबुलर प्रोटीन, लाइन खींचो। तो फाइबरस में पहला पॉइंट लिखो, इट हैज थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इट हैज थ्रेड लाइक और फाइबर लाइक स्ट्रक्चर। इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, it is water insoluble. It is water insoluble. For example, next line में example लिखो, केराटिन। केराटिन एंड मायोसिन, केराटिन बालों में है, मायोसिन मसल में। केराटिन एंड मायोसिन। ग्लोबुलर में पहला पॉइंट, it has spherical globe like structure. It has spherical globe like structure. Second point, water soluble. Second point है water soluble. Water soluble. Example लिखो, इंसुलिन, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन। थोड़ा नॉन बायो बच्चों को मुश्किल लगता है एल्ब्यूमिन, बट आपका जो खून है ना वो 90% एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। तो इंसुलिन तो हार्मोन है, हमारे ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, ये भी एक प्रोटीन है। और एल्ब्यूमिन जो हमारे ब्लड का मेन पार्ट है। नेक्स्ट, राइट द नेम ऑफ विटामिन हुज डेफिशिएंसी कॉज बोन डिफॉर्मेशन। देखो जी, विटामिन डी, विटामिन डी
केमिकल नेम किसी को याद है? कैल्सीफेरॉल। जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा लिख रहे हो आप ये। 18 क्वेश्चन आ रहा है, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेन प्रोडक्ट रिएक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। HCl नहीं होगा, वो HCN होगा। HCN होगा। अच्छा, ये तो एनिलीन के साथ का आ गया, चलो कोई बात नहीं, ये गलती से एनिलीन का लग गया, एनिलीन का कर लेते हैं। आप लिख लो, ये क्वेश्चन अमीन्स एंड डायजोनियम सॉल्ट का है। कुछ हल्की हल्की मुझे आवाजें आ रही हैं, इसके बाद मैं एक्शन लूंगा, इसलिए भाई मैं छोड़ रहा हूं, लेकिन अब मुझे दोबारा आवाज आई तो फिर मैं एक्शन लूंगा। हाँ जी, ब्रोमीन वाटर, HCl और एसिटिक एनहाइड्राइड विद पायरिडीन। रिएक्शन याद है आपको एनिलीन का? बोलो। ब्रोमीन वाटर फिनॉल के साथ जैसे रिएक्शन होता है सेम इसमें होता है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। ये भी वाइट पीपीटी होता है, ये भी अपने में एक टेस्ट है एनिलीन का। HCl क्योंकि ये बेस है, HCl एसिड है, रिएक्ट टू फॉर्म सॉल्ट। एनिलीनियम आयन बनेगा जो कि आपको याद है एम डायरेक्टर है, और ये तो बहुत ही फेमस रिएक्शन है, मास्किंग के नाम से आप पढ़ते हैं, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि मास्किंग से बाहर आओ, एसिटाइलेशन है ये। इस चैप्टर का नहीं है, यहाँ पे आ गया है, क्योंकि नोट्स अपने हाथ से बने हुए हैं तो कुछ एरर होंगी, हालांकि बहुत कम एरर्स हैं। एक इसमें 2024 के भी कुछ क्वेश्चन रह गए हैं पैकेज में, वो अलग से फिर मैं आपको कराऊंगा। मैंने कल नोटिस किया कि एल्डिहाइड में वो क्वेश्चन ही नहीं आया जो इस साल आया था तो मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चन मुझसे एक दो पेज रह गए हैं इसके, तो मैं 2024 के जो भी क्वेश्चन, एक्चुअली 2024 में मैंने मुझसे गलती से ऑल इंडिया डल गया, रादर देन दिल्ली बोर्ड मैंने ऑल इंडिया डाल दिया। कंपार्टमेंट तो मैंने ठीक डाला है, वो दिल्ली बोर्ड का ही था, लेकिन जो दिल्ली बोर्ड का पेपर अप्रैल में आया था वो मुझसे डला नहीं है, मुझसे ऑल इंडिया डल गया एक्चुअली। मैंने हालांकि CBSE की साइट से डाउनलोड किया था, कहीं मुझसे एरर हुई है उसमें, तो मैं वो आपको पेपर अलग से कराऊंगा, हिसाब तो पूरा दूंगा आपको। सो ये 3 रिएक्शन है जी, बहुत अच्छे हैं, आगे बढ़ो। 19th आ रहा है, राइट द नेम ऑफ 2 मोनोसैकेराइड ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ लैक्टोज शुगर। नेम पूछा है तो नाम लिखेंगे, लिखो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। रिएक्शन तो मांगा नहीं तो हम ही नहीं देते। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज नाम पूछे हैं, नाम दे दिए। हाँ जी, विटामिन सी बॉडी में स्टोर क्यों नहीं कर सकते? लिखो बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, बिकॉज इट इज वाटर सॉल्युबल, it is readily excreted in urine, it is readily excreted in urine, hence cannot be stored. It is readily excreted in urine, hence cannot be stored. नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड। लाइन खींच लो, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड, लाइन खींच लो। न्यूक्लियोटाइड में पहला पॉइंट, वैसे डिफरेंस एक ही है तो पहला दूसरा कुछ चक्कर ज्यादा है नहीं। देखो, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, न्यूक्लियोटाइड में आपको पता है 3 चीजें होती हैं, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, नहीं बेस नहीं लिखना बस, अब यही मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज रीड एनसीईआरटी। काफी लोग व्हाट्सएप पे भी मुझसे रोज झाड़ खाते हैं इस चक्कर में ही, क्योंकि मैं तो देखो पोलाइट हो नहीं सकता, क्योंकि मैं आपके लिए कोई आपका कोई वो तो हो नहीं कि तुम्हारा जिगरी बैठा हुआ हूँ कि तुम्हारी काउंसलिंग करता रहूं। आपको एनसीईआरटी खोलनी है, तुम अभी भी अंधे हो, तुम्हारा टीचर 26 साल से पढ़ा रहा है, क्या करके बैठा हुआ है यहाँ पे, बार बार झांक रहा हूं मैं इसके अंदर कि विटामिन सी स्टोर नहीं कर सकते। मुझे किडनी का एग्जांपल देना, मैं क्या बोलूं, तो मैं भी देख रहा हूं एनसीईआरटी क्या कहती है। अब आपको अपने आप को एनसीईआरटी में अलाइन करना है, मेरे से मत सवाल पूछा करो व्हाट्सएप पे, पहले एनसीईआरटी खोलो, पहले मेरे नोट्स खोलो, फिर सवाल पूछो। आप गलत दिशा में जा रहे हो, आप रॉन्ग चॉइस ले रहे हो।
क्योंकि आप रिसर्च तो कर ही नहीं रहे ना, फिर वही हो गए, डंबो बन के रह गए। जब एक टीचर 26 साल से पढ़ा रहा है, वो हर काम के लिए यहां कूद रहा है। मैं अपने बेटे, मेरा बेटा छोटा बेटा 9th क्लास में है, मैं उसको पढ़ा रहा, मैंने कहा, कहता है बाबा ये क्वेश्चन ना ये आया, ये ना सिलेबस में नहीं था। मैं कहा एनसीईआरटी ला। उसके साथ भी यही चल रहा है। और बायो का क्वेश्चन था, उसको मैंने दिखाया, मैं कहा देख बेटा ये एनसीईआरटी में लाइन है। कहता अच्छा, मुझे तो दिखी नहीं। अब उन्होंने क्या किया, स्कूल ने उसी लाइन में से क्वेश्चन उठा लिया। हम क्या बेवकूफी कर रहे हैं, हम कौन सी पढ़ाइयां कर रहे हैं कि हमें क्यों एलर्जी है इससे। फिजिक्स में मान सकता हूं कि स्कूल टीचर या इंस्टीट्यूट के टीचर आपको एनसीईआरटी का एन भी नहीं पढ़ा रहे। जेएसआर में तो शुरू से काके चले हैं, गीता है भाई, हर साल नोट्स अपडेट करते हैं कि और एनसीईआरटी के अलाइन, अलाइन बार बार एक वर्ड यूज करता हूं, अलाइन। अब आप अपने आप को अलाइन करो। मुझे सवाल पूछा जाता है क्या हम फील्ड क्राफ्ट में AlCl3 की जगह FeBr3 यूज कर लें, एनसीईआरटी कहती है, तो क्यों सोचता रहता है ये बात के। क्या हम हेलोजिनेशन में AlCl3 यूज कर लें, हम वो यूज कर लें, ऐसे उठपटांग सवाल पूछते कैसे रहते हो। खोलो एनसीईआरटी, एनसीईआरटी यूज करती है तो कर लो, नहीं करती तो मत करो। ये सब चीजों का वक्त जा चुका है। आप अपनी जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए नहीं बैठे, अब आप तो आप अलाइन कर रहे हो कि भैया वैसे ही लिखा हो जैसे प्रीतम प्यारे को भाए, ऐसा कुछ कर लूं, वैसा कुछ लिख लूं जो उसको समझ में आए, जहां से ब्लूप्रिंट बनते हैं। इतनी क्लासेस में आप जेएसआर में आते हो, आप कुछ भी नहीं सीखते अपने टीचर से कि यार ये 24 घंटे एनसीईआरटी लेके बैठा रहता है। आज तक हम खोज रहे हैं, आज भी खोज 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 खोजबीन जारी है, और शब्दों को आता सब कुछ है, अलाइन करने में लगे हैं कि कैसे लिखें कि लगे कि एनसीईआरटी की लाइन ही लिख रहे हैं। मेरे से कोई भी सवाल पूछने से पहले एक बार रिसर्च तो करो, योर ज्ञान विल इंक्रीज। मैं आपको ये समझा ही नहीं पा रहा कि पैशन, ये सब चीजें, पढ़ाई कैसे की जाती है। मेरे पास टाइम नहीं है अभी इतने कहानी खराब करने का। खालसा में जब मैं 3rd ईयर में था तो एक प्रोफेसर थे हमारे, मेरा मेरा प्रोफेसर था, गुरविंदर सिंह नाम था उनका। वो सुपर सुपर टीचर, सुपर टीचर। मैंने कभी क्लासेस मिस नहीं करी, क्योंकि मैं तो वैसे ही ईमानदार स्टूडेंट, सीधा आइडियल स्टूडेंट, हेड बॉय टाइप जो होते हैं, मैं तो वही रहा हूं शुरू से, कि पढ़ाई करने गया हूं, पढ़ाई करूंगा। मैंने पहली बार उसकी क्लासेस अटेंड करनी मिस कर दी तो खबर मच गई थी डिपार्टमेंट में हमारे कि हरप्रीत क्लासेस में नहीं आ रहा। तो उसने मुझे बुलाया कि यार, बहुत अच्छे नेचर के बंदे थे वो, मुझसे पंजाबी में बोले, यार नाराज हो गए तू मेरे को, तू तो आज तक किसी की क्लास मिस नहीं की, तू मेरी क्लासेस नहीं आ रहा, क्यों होया। मैं कहा सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। कहता फिर, मैं कहा नहीं, आपसे पढ़ लिया तो फिर मैं ही नहीं पढ़ूंगा। कहता मतलब क्या चाहता है तू। मैंने कहा आप इतना अच्छा पढ़ा रहे हो, इतना अच्छा लिखवा रहे हो, मेरी तो बुद्धि काम नहीं करेगी, मैं तो यही रट्टा मार के चला जाऊंगा और नंबर भी आ जाएंगे। मैंने क्या सीखा। वो उसको शायद समझ में आ गई होगी कि मैं उसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ। कह रहा है यार भाई एक काम कर, तू अभी क्लास में आ जा आगे। उस वक्त हमारा ऑटम ब्रेक होता था, ऑटम ब्रेक हो रहा है, उसमें तू ये सब्जेक्ट पहले ही खत्म करके आ जाएगी, तेरे को तसल्ली हो जाएगी, ये 4 किताबें पढ़ ले, अपने नोट्स बना ले, उसके बाद मेरी क्लास में बैठ जाएगी। मुझे इस बात की भी डर था कि ये इतना अच्छा पढ़ा रहा है तो फिर मैं क्या खोजूंगा, क्योंकि मुझे आदत थी खोजने की, कि हम 4 किताबें लेंगे, फिर हम उनको पढ़ेंगे, उनकी फोटोकॉपी कराएंगे, फिर हम नोट्स यहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे। इसलिए मैं बीएससी एमएससी में कामयाब हुआ, बिकॉज मैं इस चीज को रेडी था कि मैं अपने नोट्स बनाऊंगा, मैं अपनी रिसर्च करूंगा। तो अगर एक प्रोफेसर अच्छा भी पढ़ा रहा है तो मैं उसकी क्लास जाने को तैयार नहीं हो रहा कि ये इतना अच्छा पढ़ा देगा कमीना, तो फिर मैं तो रिसर्च ही नहीं करूंगा। वो भी सेना प्रोफेसर, और क्या कमाल देखो सृष्टि है, उसी की जगह पे मैं आगे जाके लेक्चरर लगा, क्योंकि वो यूएस चले गए थे, उनके परिवार वहां पे था। उन्होंने जैसे ही मेरी एमएससी खत्म हुई, उन्होंने खालसा छोड़ दिया और मेरा नाम रिकमेंड कर गए कि इसको रख लो मेरी जगह। फिर मैं खालसा में घुस गया। कैसा चक्कर होता है देखो जीवन में। आप रिसर्च ही नहीं करना चाहते, आप एक बार नोट्स भी उलटना नहीं चाहते, आप बस, और वही मैं मना करता हूँ, वही टाइप मत करो, वो टाइप करके ही भेजेंगे। मेरे पास रोज 50 डाउट आते हैं, मैं तेरी क्या लैंग्वेज पढ़ूं, तुम्हारी अल्फा बीटा जो तुम लैंग्वेज लिखते हो हैं इमोजी वाली, उसमें क्या समझूंगा मैं उसमें। बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हर चीज के लिए अब ये जो 2 महीने हैं ये एनसीईआरटी में कूदने के। मुझसे कुछ मत पूछो, पहले एनसीईआरटी देखो, फिर कोई विवाद आता है तो मुझसे पूछो कि हाँ जी ये एनसीईआरटी में ये दिया है तो कैसे करना है। थिंक अबाउट इट। नेक्स्ट आ रहा है जी 3rd। हम लोग कर रहे डिफरेंस कर रहे थे, सेकंड डिफरेंस क्या लिखा आपने, डिफरेंस सेकंड था ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा आपने वहां पे, कॉम्बिनेशन ऑफ, लिखो, नाइट्रोजनस नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोस शुगर,
ये लाइन पकड़नी है आपको। नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, एंड फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फेट भी कह सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड भी कह सकते हैं, एंड फॉस्फोरिक एसिड। उसमें लिखो न्यूक्लियोसाइड के अंदर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड पेंटोज शुगर, एंड पेंटोज शुगर। एग्जाम्पल देना चाहूंगा मैं, तो आप न्यूक्लियोटाइड में एग्जाम्पल लिखो, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। न्यूक्लियोटाइड में टी, टाइड, टी फॉर 3 में एग्जाम्पल लिखो, एडिनोसाइन, मेरे पैकेज में लिखा हुआ है, एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट भी होता है, वो एटीपी वाला एग्जाम्पल भी आ सकता है इसमें, ट्राइफॉस्फेट भी कह सकते हो। एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट, और उसका एग्जाम्पल है सिर्फ एडिनोसाइन। फॉर एग्जाम्पल एडिनोसाइन, न्यूक्लियोसाइड में एग्जांपल है एडिनोसाइन। एडिनोसाइन में कौन होता है? एडिनिन, साउंड आ रही है, एडिनोसाइन, एडिनिन बेस, और आप राइबोस शुगर उठा सकते हो, डी ऑक्सी राइबोस शुगर उठा सकते हो। तभी एनसीईआरटी कहती है पेंटोज शुगर 5 कार्बन वाली, राइबोस भी 5 कार्बन वाली है और डी ऑक्सी राइबोस भी 5 कार्बन वाली है, दोनों में से कोई भी चलती है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आ रहा है 20th क्वेश्चन है ये, क्या होगा जब ग्लूकोज में डालेंगे HI एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड? तो HI तो हमने डाल दिया था, लिखो जी। फर्स्ट एक्शन तो ये रहा, HI डालेंगे तो N-हेक्सेन बनेगा। दूसरा है नाइट्रिक एसिड, किसी को याद आ रहा है नाइट्रिक में क्या होता है? नाइट्रिक एसिड 2 काम करता है, वो ना सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है बल्कि वो प्राइमरी अल्कोहल को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। तो यहां हो जाती है डबल ऑक्सीडेशन, और इससे बनता है सखैरिक एसिड। ब्रोमीन वाटर डालते हैं तो सिर्फ ग्लूकोनिक एसिड बनता है, इसमें बन जाता है सखैरिक एसिड। सखैरिक एसिड। ब्रोमीन वाटर अगर डालते हैं तो सिर्फ एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होता है, नाइट्रिक एसिड प्राइमरी अल्कोहल को भी लपेटे में ले लेता है। नेक्स्ट आ रहा है व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस। देखो डिफरेंसेस नहीं कह रहा, ये सब पढ़ना है आपको, डिफरेंस बॉक्स में लो, डिफरेंसेस नहीं कह रहा, एक एक के बारे में बात कर रहे हैं वो। सो बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है स्टार्च और सेलुलोज में? जब इसको हम पढ़ते हैं ना तो एक चीज जो बहुत बड़ी दिमाग में आती है वो है स्टार्च में अल्फा ग्लूकोज है और सेलुलोज में बीटा। ये मैं जरूर लिखूंगा क्योंकि एक पूछा है तो लपेटे में दोनों को लेके लिखूंगा। पर जो एक और, क्योंकि स्ट्रक्चर के बारे में बात हो रही है तो जो फर्स्ट लुक आती है देखने में वो है, आपको याद है स्टार्च के अंदर लीनियर और ब्रांच दोनों प्रकार की पॉलीमरिक चेन होती है। लीनियर हिस्से को क्या बोलते हैं? अमाइलोज। ब्रांच को क्या बोलते हैं? अमाइलोपेक्टिन। और सेलुलोज में सिर्फ लीनियर स्ट्रक्चर ही होता है। तो मैं इसको लिखवाना तो मुझे एक ही पॉइंट पड़ेगा, फिर भी आप डिफरेंस की फॉर्म में ले लो, डिफरेंस की फॉर्म में ले लो। मैं 2 पॉइंट को क्लब करके लिखवा रहा हूं क्योंकि उसने डिफरेंसेस मुझे बोला नहीं है, मुझे एक ही डिफरेंस लिखना है, मैं उसी में दोनों पॉइंट क्लब कर दूंगा। स्टार्च में लिखो, स्टार्च में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लीनियर एंड ब्रांच, इट कंसिस्ट ऑफ बोथ लीनियर एंड ब्रांच polymeric chain of alpha glucose. It consists of both linear and branch
पॉलीमरिक चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज कॉल्ड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन, वो भी लपेटे में ले रहा हूं। लीनियर पार्ट को बोलते हैं अमाइलोज, ब्रांच को बोलते हैं अमाइलोपेक्टिन, कॉल्ड अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। सेलोज में लिखो इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमरिक चेन, इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमरिक चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज, लीनियर पॉलीमरिक चेन ऑफ बीटा ग्लूकोज। तो स्ट्रक्चर की ही बात करनी है और कुछ नहीं लिखना। नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 21। ए पार्ट है पॉलीसेकेराइड, डिफाइन विद एग्जांपल। पॉलीसेकेराइड लिखो जी। देखो इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन 10, it consists of more than 10 monosaccharides। नहीं, आंसर गलत है, काटो इसे, नया लिखो। लिखो इफ ए कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, इफ ए कार्बोहाइड्रेट ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, if a carbohydrate on hydrolysis give more than 10 monosaccharides, more than 10 monosaccharides, then it is called polysaccharide। more than 10 is called polysaccharide। for example, तीन एग्जाम्पल थे, तीनों ले लो। for example, starch, cellulose and glycogen। for example, starch, cellulose and glycogen। नेक्स्ट वी हैव डीनेचर्ड प्रोटीन। लिखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 में ये कवर्ड है। नेक्स्ट लिखो एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, इनके बारे में लिखो। लिखो अमीनो एसिड्स विच कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन आवर बॉडी, amino acids which cannot be prepared in our body and must be present in our diet, and must be present in our diet are called essential amino acids, are called essential amino acid। कोई एक एग्जांपल आप देकर आ सकते हो। फॉर एग्जांपल वैलीन, फॉर एग्जांपल वैलीन। पीवीटी टीम हॉल आपको एक शॉर्ट याद करवाया था, 10 अमीनो एसिड है जो एसेंशियल है। फॉर एग्जांपल वैलीन, कोई एक एग्जांपल दे आओ। अगला आ रहा है जी, राइट द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन ग्लूकोज रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। रिएक्शन लिखो। ये तो हम हर बार लिखवाएंगे आपको, जितनी बार रिएक्शन लिखी जाए उतनी बार ही कम है, तुम्हें वैसे ही कुछ नहीं आता, बिल्कुल डेड पड़े के बैठे होते हो। तो सखैरिक एसिड बनेगा जी।
नेक्स्ट आ रहा है अमीनो एसिड शोज एम्फोटेरिक बिहेवियर बाय। देखो, ड्यू टू Zwitter ionic nature, due to Zwitter ionic nature, they can accept as well as lose proton. They can accept as well as lose proton. They can accept as well as lose proton. Hence are amphoteric in nature. Hence are amphoteric in nature. तो सारे अमीनो एसिड हमेशा ज्विटर आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। ये ज्विटर आयन का स्ट्रक्चर है। ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं। बेस कौन जो प्रोटॉन ले, तो ये प्रोटॉन बेस की तरह ये प्रोटॉन ले भी सकते हैं और एसिड की तरह ये प्रोटॉन दे भी सकते हैं। एम्फोटेरिक का मतलब यही होता है, यू कैन एक्सेप्ट एज वेल एज लूज प्रोटॉन। So they can lose proton like acid. They can accept proton like base. एम्फोटेरिक ब्रॉन्सेड लॉरी की टर्म है। ब्रॉन्सेड लॉरी ये बोलता है प्रोटॉन दोगे तो एसिड, प्रोटॉन लोगे तो बेस, दोनों चीजें कर पाते हो तो एम्फोटेरिक। इक्वेशन देकर आनी चाहिए। हाथ नहीं बैठा हुआ तो फिर तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन आंसर तभी मजबूत लगेगा जब आप ये लिख कर आओगे, बिकॉज लिखना बहुत आसान है इसमें। अगला है राइट वन डिफरेंस बिटवीन अल्फा हेलिक्स एंड बीटा बिटेड। इसमें डिफरेंस ही सिर्फ एक है। किसी को याद है क्या है वो? यस, इसमें अट्रैक्टिव फोर्स का डिफरेंस है जो बहुत मेजर डिफरेंस है, वही एक डिफरेंस है। तो थर्ड पार्ट का आंसर लिखो। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा हेलिक्स इज स्टेबलाइज बाय इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। whereas beta pleated is stabilized by intermolecular beta pleated is stabilized by intermolecular hydrogen bonding. Intermolecular hydrogen bonding. नेक्स्ट आ रहा है क्वेश्चन नंबर 23। पहला है अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। लाइन खींचो। डिफरेंशिएट बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। दो पॉइंट लिखवाऊंगा। अमाइलोज में लिखो पहला पॉइंट, it consists of linear polymeric chain of alpha glucose. It consists of linear polymeric chain of alpha glucose. थोड़ा आंसर हैवी वेट कर रहा हूं, आप चाहो तो कोई भी दो पॉइंट देकर आ सकते हो। मैं जानबूझ के कुछ पॉइंट क्लब भी कर रहा हूं, जस्ट टू गिव द मैसेज टू जो काबिल बच्चे हैं कि दो पॉइंट लिखने हैं या एक पॉइंट लिखना भी हो तो हम बाकी पॉइंट क्लब कर सकते हैं। तो उसमें हम लिख रहे हैं इट कंसिस्ट ऑफ लीनियर पॉलीमरिक चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज विद C1C4 लिंकेज। मैंने लिंकेज का पॉइंट क्लब कर दिया यहाँ पे, विद C1C4 लिंकेज। क्या थी ये? पहले ग्लूकोज की पहली कार्बन और दूसरे ग्लूकोज की चौथी कार्बन आपस में ज्वाइन होती है बाय ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सेकेंड पॉइंट लिखो इसी के अंदर, इट इज वाटर सॉल्युबल। इट इज वाटर सॉल्युबल।
अमाइलोपेक्टिन में लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ branched polymeric chain of alpha glucose. It consists of branched polymeric chain of alpha glucose with C1C4 and C1C6 लिंकेज। मेन और ब्रांच चेन में C1C6 लिंकेज होती है, with C1C4 and C1C6 लिंकेज। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, ऑब्वियसली इट इज वाटर इनसॉल्युबल। इट इज वाटर इनसॉल्युबल। सेकेंड आ रहा है जी पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। लाइन खींचो, 2 पॉइंट लिखवाऊंगा इसमें भी। पेप्टाइड लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 पॉइंट लिखेंगे। तो पेप्टाइड में पहला पॉइंट है, पेप्टाइड में पहला पॉइंट है, दिस लिंकेज इज फॉर्म व्हेन 2 अमीनो एसिड्स ज्वाइन विद ईच अदर। दिस लिंकेज इज फॉर्म व्हेन 2 अल्फा अमीनो एसिड्स, अल्फा भी लिख लो, व्हेन 2 अल्फा अमीनो एसिड्स ज्वाइन विद ईच अदर। इसी में सेकंड पॉइंट लिखो, इट इज अमाइड बॉन्ड इन नेचर। पेप्टाइड एक अमाइड बॉन्ड है, इट इज अमाइड बॉन्ड इन नेचर। फर्स्ट पॉइंट लिखो ग्लाइकोसिडिक में, दिस लिंकेज इज फॉर्म व्हेन 2 मोनोसैकेराइड ज्वाइन विद ईच अदर। This linkage is formed when 2 monosaccharides join with each other. When 2 monosaccharides join with each other. Second point, it is ether bond in nature. It is ether bond in nature. जब 2 मोनोसैकेराइड जुड़ते हैं तो बीच में O आता है और O ईथर है। नेक्स्ट, फाइब्रस एंड ग्लोबुलर लिखो। क्वेश्चन नंबर 17 हमने कर लिया ऑलरेडी, तो कवर हो गया, बार बार नहीं लिखवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 17 थर्ड पार्ट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 17 24 आ रहा है, प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड आफ्टर लिसिस ऑफ लैक्टोज। तो लिख लो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। क्वेश्चन नंबर क्या लिखवाना, लिख ही लो, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। 25 राइट द केमिकल रिएक्शन ग्लूकोज का, ताकि साबित हो स्टेट चेन 5 एल्कोहल एल्डिहाइडिक ग्रुप एस कार्बोनाइल ग्रुप। तो 3 रिएक्शन लिखने हैं, तीनों एक साथ लिख देते हैं। पहला है स्टेट चेन, उसके लिए कौन सा रिएक्शन लिखते रहो साथ साथ, HI के साथ, जिसमें बनता है एन हेक्सेन, पांच एल्कोहल का प्रूफ है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट के साथ रिएक्शन, एसिटाइलेशन करवाएंगे, पेंटा एसीटेट बनेगा।
एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस के लिए ब्रोमीन वाटर टेस्ट एनसीईआरटी ने दिया हुआ था। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है इनटू एसिड, ग्लूकोनिक एसिड बनता है। मैं जो बार बार किताब खोल के सोच रहा था क्या करूं, वो इसलिए था क्योंकि उसने लिख दिया एल्डिहाइड एज कार्बोनाइल ग्रुप। अगर मैं HCN का रिएक्शन देता हूं तो उससे ये साबित होगा कि इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है, लेकिन एल्डिहाइड कंफर्म कैसे होगा? तो क्वेश्चन पढ़ के समझ में ये आता है, वो एल्डिहाइडिक ग्रुप का प्रेजेंस का प्रूफ चाहता है, तो वो ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन है। ब्रोमीन वाटर एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करती है इनटू एसिड, कीटोन को नहीं करती। तो ये प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड को जस्टिफाई करता है। पैकेज में करवाया हुआ आपको, सिर्फ क्वेश्चन लिखा ऐसे हुआ है कि कार्बोनाइल ग्रुप लिखने के कारण कुछ कंफ्यूजन पैदा होती है मन में। अगर कार्बोनाइल ग्रुप का प्रूफ कोई कहता है तो आपको पता है HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रूफ हो जाता है, लेकिन स्पेसिफिक एल्डिहाइड का चाहिए तो ब्रोमीन वाटर है। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट आर द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? स्ट्रक्चरल डिफरेंस, ग्लूकोज फ्रक्टोज में सिर्फ एक ही स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, वो क्या है? ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है और कीटोन में, और फ्रक्टोज में कीटोनिक। लिखो जी, ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइडिक ग्रुप, whereas fructose consists of ketonic group. Fructose consists of ketonic group. Define the following term with suitable example. Polysaccharide, लिख लो क्वेश्चन नंबर 21। Polysaccharide क्वेश्चन नंबर 21। Denatured protein क्वेश्चन नंबर 1। Denatured protein क्वेश्चन नंबर 1। फाइब्रस प्रोटीन दोबारा लिख लेते हैं क्योंकि वो डिफरेंस में करवाया था, यहाँ डिफाइन करने के लिए कह रहा है, तो फाइब्रस प्रोटीन के बारे में लिखेंगे हम। लिखो फाइब्रस के बारे में या ग्लोबुलर के बारे में अगर आपको कमेंट करना आता है किसी एक के बारे में, पहली चीज क्या लिखनी है सबसे इंपॉर्टेंट? देखो, इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद सब कुछ वही जो पीछे लिखवाया था। इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, मेन चीज ये है। इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। टर्शरी दो होते हैं, ग्लोबुलर एंड फाइब्रस। इट इज टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लिखो पॉलीपेप्टाइड चेन, पॉलीपेप्टाइड चेन्स have thread-like structure. Polypeptide chains have thread-like structure. Hence called fibrous. Hence called fibrous. Fiber मतलब धागा. They are water insoluble. They are water insoluble. एग्जाम्पल हो गए, फॉर एग्जाम्पल कैरेटीन एंड मायोसिन, आप दोनों लिखो ताकि याद रहे। फॉर एग्जाम्पल कैरेटीन एंड मायोसिन। अगला आ रहा है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेज इज प्रेजेंट इन पॉलीसेकेराइड? ग्लाइकोसिडिक, ग्लाइकोसिडिक। ब्रैकेट में लिखो ईथर। ये बेचैनी है, ये डर है कि और अच्छे से लिख दूं, ईथर भी मेंशन कर दूं। ऑल्दो नंबर इसी के मिलने हैं ग्लाइकोसिडिक के। हाँ जी, 29 न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ, सी आंसर है न्यूक्लियोटाइड। याद है, विच कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। ग्लूकोज ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर गिव्स, सी आंसर है ग्लूकोनिक एसिड। रिएक्शन लिखो, आलस मत करो, ब्रोमीन वाटर का रिएक्शन लिखो। चलो, ग्लूकोनिक एसिड।
द बेस विच इज प्रेजेंट इन डीएनए नॉट इन आरएनए, लाडली बहन स्कीम, थाइमीन, हर साल पूछो। न्यूक्लियोसाइड आर कंपोज्ड ऑफ, सी आंसर है, नाइट्रोजनस बेस एंड ए पेंटोज शुगर। देखो हमें बेस और शुगर लिखने की आदत पड़ जाती है, पर राइट वर्ड है, देखो खुद प्रिंट कर रहे हैं ना वो। 33, विच ऑफ द फॉलोइंग शुगर इज नोन एज डेक्सट्रोज, ये ग्लूकोज का ही एक नाम है, ए आंसर है, एनसीईआरटी की लाइन है ये, डेक्सट्रोज। अमीनो एसिड विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी एंड मस्ट बी प्रेजेंट इन आवर डाइट, एसेंशियल, बी आंसर है, एसेंशियल। ब्रैकेट में एग्जांपल लिखो, वैलीन, कुछ ना कुछ याद करते रहो, वैलीन। 35, कर्डलिंग ऑफ मिल्क ए है, अल्फा हेलिक्स बी है, डी आंसर है। कर्डलिंग ऑफ मिल्क डी नेचर्ड प्रोटीन है, अल्फा हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, डी आंसर है। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ग्लूकोज, डी गलत है, 2,4-DNP टेस्ट ग्लूकोज नहीं देता साइक्लिक स्ट्रक्चर के चक्कर में, बाकी सब बातें भी वेरीफाई करो। ये एल्डोहेक्सोज है, हाँ एल्डिहाइड भी है और 6 कार्बन है, HI के हीट करने पे ये हेक्सेन बनाता है, करेक्ट। इसका पायरान टाइप स्ट्रक्चर है, आपको पता है 2 स्ट्रक्चर होते हैं, फ्यूरान एंड एफ फ्यूरान एफ फ्रक्टोज, फ्यूरान फ्रक्टोज, पायरान ग्लूकोज, तो डी इसका आंसर है। नेक्स्ट आ रहा है 37, विटामिन सी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकता, ट्रू। कहता है विटामिन सी फैट सॉल्युबल है, चल झूठा, फॉल्स, सी आंसर है। चॉइसेस देख लो, असर्शन ट्रू, रीजन फॉल्स, ठीक है, सी आंसर है, क्योंकि हर साल पहले ये पहली बार ऑब्जेक्टिव हुआ था तो चॉइसेस आगे पीछे हो सकती हैं। 38, give the reaction of glucose with acetic anhydride, presence of which group is confirmed by this reaction, which group, alcoholic group, reaction लिखो, ग्लूकोज का रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ लिखो, H+ डालना चाहिए इसमें एज ए कैटलिस्ट, एनसीईआरटी ने डाला नहीं हुआ वैसे। हटा देता हूँ फिर मैं, नहीं है एनसीईआरटी में। क्या देख रहा हूँ, ऐसी बारीक बारीक बातें ख्यालात आती हैं, दिस इज हाउ यू ग्रो। फिर देखो एनसीईआरटी खोलते हैं कि यार H+ था क्या, क्योंकि नॉर्मली जब हम लोग अल्कोहल की या फिनॉल की, एनिलीन की जब करवाते हैं एस्टाइलेशन, तो हम एसिड डालते हैं एज ए कैटलिस्ट, इसमें एनसीईआरटी में नहीं डाला हुआ, हम उस स्टेज पे जाना है हमने अब। तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट, सेकेंड एंड में लिखो, इट कंफर्म प्रेजेंस ऑफ 5 एल्कोहलिक ग्रुप, it confirms presence of 5 alcoholic group in the structure of glucose, it confirms presence of 5 alcoholic group in structure of glucose. रीजन देना है, पेंटा एसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिलअमीन, लिखो जी, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अमीनो एसिड बिहेव लाइक सॉल्ट, बोलो रीजन, ड्यू टू ज्विटर आयनिक नेचर, ड्यू टू ज्विटर आयनिक नेचर। बात खत्म नहीं होती, देयर मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड बाय आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयन से नेचर हो गए हैं ये, their molecules are held by ionic bond, hence
हैव सॉल्ट लाइक स्ट्रक्चर, जैसे नमक का होता है NaCl, hence have salt like structure, high melting point, जैसे नमक का होता है, hence have salt like structure, high melting point and high water solubility. सॉल्ट की प्रॉपर्टीज लिखकर आनी है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई वाटर सॉल्युबिलिटी, जैसे नमक का हाल है, एग्जैक्ट नमक को मन में रख के जवाब देना। वाटर soluble vitamin must be regularly taken in diet, देखो, because they cannot be stored in the body, because they cannot be stored in the body, they are readily excreted out of body, they are readily excreted out of body. Two strands of DNA are complementary to each other, क्या मतलब है इसका? Adenine always join with thymine, guanine with cytosine, लिखो। लिखो, adenine base in one strand, adenine base in one strand always join with thymine base, always join with thymine base of opposite strand, thymine base of opposite strand by double hydrogen bonding, by double hydrogen bonding. Similarly, guanine base of one strand, similarly guanine base of one strand, strand नहीं है, strand, strand मतलब धागा, polymeric chain, guanine base of one strand always join with cytosine, cytosine base, cytosine base of opposite strand, cytosine base of opposite strand by triple hydrogen bonding, by triple hydrogen bonding. फोर्टियथ क्वेश्चन है, पैराग्राफ तो खैर कौन ही पढ़ता है, पहला क्वेश्चन आ गया, पेंटा एसीटेट ग्लूकोज का हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्ट नहीं करता, व्हाट डज इट इंडिकेट? लिखो, एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप इन द स्ट्रक्चर। बी पार्ट है जी, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी, लिखो वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल शॉर्ट में लिख लो, वाटर सॉल्युबल रेडिली एक्सक्रीटेड आउट, वाटर सॉल्युबल रेडिली एक्सक्रीटेड आउट। सी में जो पहले दो ऑप्शन है लिखो, वो तो क्वेश्चन नंबर 1 है, ये लाडली बहन स्कीम है, पेप्टाइड लिंकेज और डीनेचुरेशन। चॉइस में जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमने क्वेश्चन नंबर 2 में कर रखी है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज क्वेश्चन नंबर 2, तो हम लोग डिस्कस करेंगे एनोमर्स क्या होते हैं। लिखो, जो नहीं कर रखा हमने वो एनोमर्स है, एनोमर्स के बारे में लिखो, क्या होते हैं एनोमर्स। लिखो जी, स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स which differ in, stereoisomers which differ in configuration, stereoisomers which differ in configuration which differ in configuration of one carbon, configuration of one carbon,
फॉर एग्जाम्पल अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज, सारा स्ट्रक्चर सेम है, किसी एक कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा। कॉन्फ़िगरेशन क्या है? OH नीचे OH ऊपर। फॉर एग्जाम्पल अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज। हाँ जी, व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? लिखो जी, दे आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। They are polymer of nucleotide which further consist of nitrogenous base, pentose sugar, and phosphoric acid. Nitrogenous base, pentose sugar and phosphoric acid. फॉर एग्जाम्पल न्यूक्लिक एसिड के एग्जाम्पल क्या है? फॉर एग्जाम्पल DNA एंड RNA, डी न्यूक्लिक एसिड एंड R न्यूक्लिक एसिड। फॉर एग्जाम्पल DNA एंड RNA। सेकेंड पार्ट है, टू स्ट्रैंड्स ऑफ DNA आर नॉट आइडेंटिकल कॉम्प्लीमेंट्री। लिख लो सी क्वेश्चन नंबर 39। सी क्वेश्चन नंबर 39 अभी कराया आपको, वो सेम लिख कर आना है। 39 42 आ रहा है जी, व्हेन डी ग्लूकोज रिएक्ट विद HI तो क्या बनता है? बी आंसर है एन हेक्सेन। आगे बढ़ो। 24 न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ। 43 क्वेश्चन है ये। न्यूक्लियोटाइड्स आर कंपोज्ड ऑफ, बी आंसर है नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड। स्पेसिफिक सीक्वेंस जिसमें अमीनो एसिड आपस में जुड़ते हैं इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर, बी आंसर है। माल्टोज इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, सी आंसर है। माल्टोज में दो ग्लूकोज जुड़े होते हैं। ऑल प्रोटीन्स ऑन हाइड्रोलिसिस गिव अल्फा अमीनो एसिड। 47 ब्रह्म ज्ञान, फ्रेश क्वेश्चन, बिल्कुल नया मार्केट में लॉन्च किया 2024 का मॉडल। Which functional groups of glucose interact to form cyclic hemiacetal leading to pyrano structure? बच्चा कहता है वैसे ही ऑल इंडिया का क्वेश्चन था, बट कोई बात नहीं। आओ जी, कभी नहीं बताया मैंने इसके ऊपर, आज बारी है सीखने की। पहली बात तो हेमी एसिटल क्या होता है, रिवाइज करेंगे। हेमी एसिटल क्या होता है? एल्डिहाइड में जब हम एक अल्कोहल डालते हैं, सिंपल एडिशन होती है, रट्टा भी लगवाया था, बहुत आसान रट्टा। O के साथ H आ जाता है और OR- आ जाता है कार्बन के साथ। मैंने कहा था एक ईथर, सच पता क्या है? एक ईथर और एक अल्कोहल हो तो इसे बोलते हैं हेमी एसिटल। मैं याद करवाने के लिए ईथर बोलता हूं। ये एल्डिहाइड है, इनका इंट्रैक्शन है। वो ग्लूकोज की रिंग कैसे बनती है, आज पहली बार आप सीख रहे हो। ग्लूकोज की रिंग बनती कैसे थी? वो हुआ क्या था? हुआ क्या हुआ होगा? कैसे रिंग बनी है? वो रिंग ऐसे बनी है। मुझे कैसे पता लगेगा? पता लग जाएगा। रिंग में 5 कार्बन होते हैं। आपको कौन सी रिंग याद है? आपको याद है पायरान टाइप रिंग। ये देखो, 1 2 3 4 5, और याद है छठी कार्बन बाहर होती है, CH2H। 5 कार्बन होते हैं रिंग में, 1 ऑक्सीजन होती है। वो रिंग कैसे बनी थी? वो इसके और इसके हेमी एसिटल फॉर्मेशन से बनी है। ये वाला पांचवी कार्बन, पहले तो जवाब देख लो। बी आंसर है एल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सल ग्रुप ऑफ 5th कार्बन। उसी को दिमाग में रखो, इसको मैं छेड़ता नहीं हूं। ये देखो CHO। चलो इसको ऐसे लिख रहा हूं जानबूझ के, कि जो सिखाया था वैसे ही रखता हूं।
ये लो, इसका तो कुछ होना नहीं, ये सब बाराती हैं। इसका कुछ नहीं होना, बाराती है। इसका कुछ नहीं होना, ऐसे ही रहेगा। ओ एच एल्डिहाइड, ये एच यहां आ जाएगा, ओ के साथ क्या लग जाएगा, एच, और वो क्या रह गया यहां पे, ओ। ये ओ किससे कनेक्ट हो जाएगा, हो रहा ना, ओ के साथ क्या आ गया, एच, और ये ईथर का ओ किससे कनेक्ट हो जाएगा, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ, कार्बन के साथ। ये वो ऑक्सीजन है जो ये रहा, ये रहा, दिस इज हाउ यू शो, एंड दिस इज द फर्स्ट कार्बन, ये रही वो फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ कार्बन है, इसके साथ ये सिक्स लगी है, ये रही। बना लो, भारी है, बनाओ। तो हेमी एसिटल फॉर्मेशन होती कैसे है, वाई वी कॉल इट हेमी एसिटल, क्योंकि एक अल्कोहल रेड करा। कितने बच्चों के स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं, कब खत्म हो रहे हैं, 12, और आगे 11, 14, हमारी जो, आप लिखते रहो, हमारी जो सेकंड बुकलेट है, D&F, कोऑर्डिनेशन, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक, वो आखिरी में खत्म हुई है। और मैं इस अटेंडेंस से पर्सनली खुश नहीं हूं, हमें तो ये होना चाहिए था कि बिठाने की भी जगह ना मिले। सो मैं एक हफ्ते का 10 दिन का बीच में ब्रेक डाल रहा हूं। अब आपके टेस्ट रखवाऊंगा, जो 5 चैप्टर आपके हो गए हैं, एक सिंगल टेस्ट लूंगा। टेस्टों में मुझे उलझाना नहीं है आपको, ऑर्गेनाइज है सिंगल टेस्ट। फिलहाल मैं एक हफ्ते का ब्रेक दे रहा हूँ, आज इसे हम खत्म करके ही उठेंगे, चाहे जितना भी लेट हो जाए, ताकि रात को लाइव ना आना पड़े। आप ये बना लो, मेरे पास कोई कारण नहीं है ब्रेक देने का, एक्सेप्ट दैट कि मुझे वाइब्स ठीक से नहीं आ रही हैं। मुझे लग रहा है वो मेरे 5 चैप्टर आखिरी में हुए थे, नंबर ऑफ व्यूज भी घट गए यूट्यूब पे, क्योंकि हम यूट्यूब में हो, हमारी ऐप से भी हम देख लेते हैं वैसे, अब यूट्यूब पे है तो वहां भी दिख जाता है कि क्या है। मुझे काफी व्हाट्सएप भी आते हैं, मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता, देखो कभी किसी के एग्जाम है, कभी किसी के एग्जाम है, लेकिन हाँ ये वो पीक टाइम चल रहा है जहाँ पे सबसे ज्यादा स्कूलों में एग्जाम चल रहे हैं। तो मेरे लिए ये बहुत प्रीमियम चीज़ है, और आप देख भी रहे हो कि जो यहाँ आप सीख रहे हो वो जबरदस्त है। तो आज के बाद अब आपको फिलहाल नहीं आना, जब तक कि हम आपको मैसेज नहीं देंगे कि आपको अब आना है। एक बार मैं सारा स्टडी कर लेता हूँ कि किसके एग्जाम कब तक हैं, क्या चल रहे हैं। तो 10 दिन ले ब्रेक या 7 दिन का रखें, नेक्स्ट मंडे से क्लास शुरू करें या वेडनेसडे से, वो मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, मुझे अपना कोर्स की स्पीड भी देखनी है। इससे क्या है, एक 7-8-10 दिन का बीच में टाइम मिल जाएगा, जिन्होंने अब तक वीडियो कोई मिस करी या वीडियो देख भी पाओगे, और फिर हम नए फ्रेश एनर्जी के साथ वापस मिलें, और हम लोग उन 5 चैप्टरों को फिर कर रहे होंगे, क्योंकि मुझे काफ़ी वाइब्स आती है, न्यूमेरिकल में चूचा लगी रहती है, न्यूमेरिकल वीक है, न्यूमेरिकल वीक है। सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, और एक भी न्यूमेरिकल PYQ से बाहर आना ही नहीं है। तो आप लोगों का आप लोग तो काफ़ी बच्चे मैं लगातार देखता हूँ रेगुलरली आ ही रहे हो, लेकिन ये अटेंडेंस बहुत कम है। बच्चे लाइव भी कनेक्ट कम कर रहे हैं, 20-22 बैठे होते हैं, 15-20 वीडियो देख रहे होते हैं। तो थोड़ा इसको स्लो डाउन कर देते हैं, कुछ प्रैक्टिकल की क्लासेस फिर आगे पीछे करेंगे, उसको थोड़ा सा फिर अलग तरीके से मैनेज करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिकल क्लासेस ही डिस्टर्ब होंगी। तो मैसेज आपको आगे आ जाएगा। अभी इसको पूरा करते हैं, तो आज के बाद अभी आप नहीं आओगे जब तक मैं आपको फर्दर मैसेज ना भेजूं। इसे कोशिश करो समझने की, नहीं होगा तो अलग से आके सीखना। बी आंसर है, पहली बार सिखाया मैंने ये। 48, 2 among the 3 components of DNA are राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, हेट्रोसाइक्लिक बेस। थर्ड चीज क्या होती है, अरे न्यूक्लियोटाइड में तीसरी चीज क्या होती है, शुगर बेस एंड फॉस्फोरिक एसिड। बी आंसर है। माल्टोज एक रिड्यूसिंग शुगर है, ट्रू। माल्टोज और आपकी जो लैक्टोज है, ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर है। माल्टोज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्लूकोज यूनिट इन C1 एंड C4 लिंकेज, ये भी ट्रू है जी।
दो ग्लूकोज जुड़े होते हैं, C1C4 लिंकेज है, एसर्शन सही है, रीजन सही है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, बी आंसर है। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? वो क्या लिखता तो तुम कहते कि हाँ जी वेरी गुड, सही, टॉलरेंस टेस्ट देता है, फेलिंग टेस्ट देता है, ये बोल देता तो बात बन जाती। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 50th, व्हाट इज पेप्टाइड लिंकेज? जवाब है लाडली बहन स्कीम। लिखो क्वेश्चन नंबर 1, बी पार्ट, व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड्स होल्ड डीएनए डबल हेलिक्स टुगेदर? हाइड्रोजन बॉन्डिंग लिखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और स्पेसिफाई करना चाहते हो तो वो नहीं, जरूरत ही नहीं है, स्पेसिफाई करना ही नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग परफेक्ट है। सी पार्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीसेकेराइड? आंसर है स्टार्च। गिव वन एग्जांपल ऑफ वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल लिखो विटामिन सी, फैट सॉल्युबल लिखो ए, फैट सॉल्युबल है ए। फिफ्टी वन, तो ग्लूकोज का रिएक्शन लगभग हम सभी के साथ लिख चुके हैं, मैं HI नाइट्रिक एसिड रिपीट नहीं कर रहा। आप HI के साथ ब्रैकेट में लिखो हेक्सेन, ये अपने आप लिख लेना, टाइम थोड़ा शॉर्ट रह गया। HI के साथ लिख लो हेक्सेन, ये अपने आप बना लेना घर जाके। नाइट्रिक एसिड के साथ ब्रैकेट में लिखो सैकैरिक एसिड, ये भी आपने आज बना लिया। ब्रोमीन वाटर के साथ लिखो आप ब्रैकेट में, ये वैसे एक सेट में नहीं आए थे, ये अलग अलग सेट में आए थे, मैंने इकट्ठे कर दिए। ब्रोमीन वाटर के साथ लिखो ग्लूकोनिक एसिड, ये भी बना लिया। और नीचे जो एसिडिक एनहाइड्राइड आ रहा है बी पार्ट में, वहां लिखो पेंटा एसीटेट, ये भी हमने बना लिया। दो हमने आज नहीं बनाए हैं, उनको बना लेते हैं, एक तो HCN के साथ और दूसरा हाइड्रोक्सिलअमीन के साथ। ये आज एक बार भी डिस्कस नहीं हुए, इनके रिएक्शन लिख लेते हैं। ये दोनों ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कैटेगरी में आ जाते हैं। इससे ये साबित नहीं होता कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, इससे ये साबित होता है कि ग्लूकोज में कार्बोनाइल ग्रुप है। तो एक बनेगा साइनोहाइड्रिन और दूसरा बनेगा हाइड्रोक्सिलअमीन। कोई भी बच्चा अपने आप बचे हुए क्वेश्चन करने की कोशिश ना करे, कृपया करके अपनी गंद ना मचाएं, मुझे ही आंसर लिखवाने देना। 5 चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, हमने वो आखिरी में खत्म करे हैं, वैसे ही वो बच्चों के वीक होते हैं, ऊपर से क्लासेस में नहीं आ रहे हैं बच्चे, इसीलिए डिसीजन लेना पड़ रहा है ये। इन द मीन टाइम 5 चैप्टर आपने कर लिए, इसका एक टेस्ट मैं वीक में रखवाऊंगा, वो देख लेते हैं डेट वगैरह, आपको पूरा ऑप्शन होगा, जब मर्जी आके आप दे सकते हो। और वो जो टेस्ट बनेगा वो सिर्फ PYQ से ही बनेगा, सिर्फ PYQ के क्वेश्चन ही मैं टेस्ट में डालूंगा, जो भी टेस्ट आपका अनाउंस करेंगे आपको मैसेज आएगा। आगे बढ़े, 52, पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन पढ़ो। राइट टू फंक्शंस ऑफ DNA, याद है आपको? नीचे आंसर लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज बेसिस ऑफ हेरिडिटी, it is basis of heredity। सेकेंड पॉइंट लिखो, it control protein synthesis। सेकेंड पॉइंट लिखो, it control protein synthesis, basis of heredity। और सेकेंड है it control protein synthesis। Next, what products are formed when a nucleotide from DNA containing adenine base is hydrolyzed? NCERT क्वेश्चन है, आंसर लिखो। देखो एडेनिन बेस, 3 चीजें बनेंगी, एडेनिन बेस क्योंकि DNA है तो डीऑक्सीराइबोस शुगर, एडेनिन बेस, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड फॉस्फोरिक एसिड, सी का जो पहला ऑप्शन आपके पास है वो न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड में क्या फर्क है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 रिपीट हो रहा है, अपने आप कर लेना, करा दिया है ये आपको। चॉइस में जो क्वेश्चन है वो कर लेते हैं, 1 सिमिलैरिटी एंड 1 डिफरेंस बिटवीन DNA एंड RNA।
तो डीएनए आरएनए में सिमिलैरिटी क्या है, लिखो बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, both are polymer of nucleotides, consist of nitrogenous base, दोनों में कॉमन है ये, consist of nitrogenous base, pentose sugar, consist of nitrogenous base, pentose sugar and phosphoric acid. सिमिलैरिटी में बच्चों के धुएं निकल गए थे, क्योंकि क्या होता है, यू आर नॉट प्रिपेयर्ड, आप तो डिफरेंस के लिए तैयार होकर बैठे हो, कभी सोचा ही नहीं कि सिमिलैरिटी भी पूछ सकते हैं। डिफरेंस तो आपको आता ही है, हजारों डिफरेंस है, कोई भी देकर आ सकते हो। गिव वन डिफरेंस बोला है डीएनए बिटवीन आरएनए, तो लिखो डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, whereas आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। कोई भी देकर आ सकते हो, बेसिस का डिफरेंस देकर आ सकते हो, डबल हेलिकल है, सिंगल हेलिकल है, डिफरेंस देकर आ सकते हो, कुछ भी लिखकर आ सकते हो। सो डीएनए कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, आरएनए कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। 53 लास्ट है आज के लिए। 53 What are 3 types of RNA? लिख लो, mRNA, rRNA, tRNA। ये भी आप देख रहे हो, लाडली बहन स्कीम में आ जाएगा। mRNA, tRNA, rRNA। What products will be formed when a nucleotide of DNA containing thymine base is hydrolyzed? Same जवाब, thymine base, deoxyribose sugar and phosphoric acid, हाँ जी। गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए, लाइन खींच लो, 2 डिफरेंस दे देते हैं डीएनए एंड आरएनए। तो डीएनए में पहला पॉइंट लिखो, इट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर, फर्स्ट डिफरेंस है, इट कंसिस्ट ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर। उसमें लिखो आरएनए में इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर, इट कंसिस्ट ऑफ राइबोज शुगर। सेकेंड डिफरेंस स्ट्रक्चर का उठा लेते हैं, देखो डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, डीएनए हैज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। आप बेसिस का भी देकर आ सकते हो डिफरेंस, कोई टेंशन नहीं है। आरएनए में लिखो आप, इट हैज सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर, इट हैज सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर। चॉइस में क्वेश्चन है, डीएनए में जो बेसिस प्रेजेंट है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ये पीछे करा दिया था। लिखो क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39 में कवर्ड है ये। और लास्ट है, व्हाट टाइप ऑफ लिंकेजेस ज्वाइन 2 न्यूक्लियोटाइड्स, याद है, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, जब 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़ते हैं तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। तो यहां तक आधा सिलेबस हो गया है, एक हफ्ते 10 दिन का ब्रेक दे रहा हूं, अभी डे कंफर्म नहीं कर रहा, थोड़ा सोचता हूं कब शुरू करूं। जितना कराया उसको अच्छे से रिवाइज करो, इसी हफ्ते इसका टेस्ट रखवाएंगे, टेस्ट दो, फिर आगे का शेड्यूल बनाते हैं और बाकी बचे हुए 5 चैप्टर करते हैं।